नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन इकोनॉमिक्स इस क्लास में। हम चर्चा कर रहे थे स्क्यूनेस के मीजर्स की। तो हमने 3 फार्मूले देखे, कार्ल पियर्सन का फार्मूला, कैली का फार्मूला और बाउले का फार्मूला। आज हम उन फार्मूलों पर आधारित क्वेश्चंस चेक करते हैं। देखते हैं, पहला सवाल है आपके सामने कि इसमें मार्क्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। अब इन मार्क्स के आधार पर हमें कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट निकालना है स्क्यूनेस का, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या सीवी भी निकालना है। तो अब देखें कैसे निकालते हैं। सबसे पहले कन्वर्ट द गिवन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इनटू द ऑर्डिनरी सीरीज। तो ये जो मार्क्स अबो दिया हुआ है से अधिक वाले मार्क्स दिए हुए हैं, इनको पहले हम वर्ग अंतराल वाले में चेंज करेंगे। तो वो आएगा 5 से 15, 15 से 25, 25 से 30, 30 से 45, इस तरीके से, और उनका अंतर निकालते जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये जो फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा 5 से 15 वाले में 7 से 8, फिर 7, फिर 8, 10, 30, 45, 40, 25, 10, 7 और 3, इस तरीके से 140 टोटल फ्रीक्वेंसी आ गई। तो ए बराबर हमारा 50 मान लिया हमने काल्पनिक माध्य, सी बराबर 10, डी एक्स बराबर एक्स माइनस ए अपॉन बटे में सी निकाला हुआ है। तो ये हमने निकाला है। तो मिड पॉइंट हमारा 10, 20, 30, 40, 50 ये आ गया। फिर डी एक्स निकाला, यानी कि काल्पनिक माध्य है 50, उसमें से इसको माइनस करके और सी का भाग दिया, सी का अंतराल है। तो यहाँ डी एक्स आ गया, फिर उसको एफ डी एक्स किया, एफ से गुणा करके वो किया, और फिर एफ डी स्क्वायर एक्स निकाला, और इनका जो टोटल लिया वो नीचे ले सिग्मा डी एफ डी एक्स हो गया और सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स हो गया। तो ये हमारा जेड निकाला हमने बहुलक जो है वो L1 प्लस F1 माइनस F2 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 से निकाला, और L2 माइनस L1 से गुणा किया इसको। तो ये हमने वैल्यूज़ पुट करी, L1 बराबर 45। तो ये बहुलक वाला जो है वो सबसे बड़े बारंबारता वाला वर्ग होगा। तो ये वर्ग आप देख रहे हैं 45 से 55 वाला, इसकी बारंबारता कितनी है? 40 सबसे अधिक है। तो ये हमारा बहुलक वर्ग हो गया। तो यहाँ आपने निकाल लिया, 45 L1 हो गया है, L2 हो गया 55, और जो इसका F1, F2 और F0 है, तो F1 40 हो जाएगा, F1 इससे ऊपर वाली 30 और F2 25 हो जाएगी। तो इन वैल्यूज़ को पुट किया और जो हमारा माध्य निकल के बहुलक निकल के आया वो आ गया 49। अब हम x बार निकालना चाह रहे हैं, तो a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बटे n इंटू सी से निकाल लेंगे। तो वो हमारा निकल के आएगा 48.29। अब कोफिशिएंट ऑफ एस के यानी कि कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट निकालना होगा, तो x बार माइनस जेड बटे सिग्मा, या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। तो ये हमने वैल्यूज़ पुट करी इसमें फॉर्मूले में, x बार 48 स्टैंडर्ड डेविएशन भी अपन ने राइट साइड में देखें आप एस डी रख करके अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स बटे एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स का होल स्क्वायर बटे एन इंटू सी से निकाल रखा है, और उस जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 17.44। तो अब फॉर्मूले कार्ल पियर्सन के कोफिशिएंट वाला x बार या 0 लिख रखा है गलती से, तो x बार माइनस जेड बटा सिग्मा। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे और जो कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी वो हमारा कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट हो जाएगा, किसका? स्क्यूनेस का। तो इस तरीके से ये 3 चीज़ें हमें चाहिए होती है इसमें, x बार, बहुलक और स्टैंडर्ड डेविएशन, और उनका यूज करते हुए कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट हम स्क्यूनेस का निकाल लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वाला बाउले का कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं। तो ये आपके सामने दी हुई है वेजेज रुपीज़ में, और नंबर ऑफ वर्कर्स आपके संख्या दी हुई है। तो इससे बाउले का स्क्यूनेस कोफिशिएंट निकालना है और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। तो QD निकालना है और स्क्यूनेस का बाउले का कोफिशिएंट निकालना है। तो x दिया हुआ है, f दिया हुआ है। अब आप इसको CF कन्वर्ट कर लेंगे, CF निकाल लेंगे। तो हर बारंबारता नेक्स्ट वाली बारंबारता जोड़ जोड़ के आगे वाली कॉलम बना दिया। 10, 10 में 12 जोड़ा 22, 22 में 8 जोड़ा 30, इस तरीके से CF वाला कॉलम ज्ञात हो गया। अब आपको पहले मीडियन या माध्यिका ज्ञात करनी है। तो साइज ऑफ n+1 बटे 2वां भाग 2वां जो होगा x का मूल्य, वो हमारी माध्यिका होगी। तो 100 आ गया टोटल, 100 में 1 जोड़ के 2 का भाग दिया तो 50.5 आया। 50.5 वाला जो वर्ग है वो कौन सी CF में आ रहा है? 50 से ऊपर वाली में, यानी कि 63 वाली में। तो हमारी माध्यिका आ जाएगी 150। अब Q1 निकालना है, तो n+1/4 आइटम होगा। तो 100 + 1 यानी कि
और उसमें 4 का भाग दिया तो 25.25 आया, और 25.25 कहाँ आ रहा है, 22 से अधिक और 30 से कम, तो 30 वाले में, तो 135 हमारा Q1 आ गया। इसी तरीके से Q3 निकालना पड़ेगा, तो Q3 कैसे होता है, 3 गुणा n+1/4, तो जो 25.25 आया है उसको 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 75.75। तो 75.75 CF में कहाँ आ रहा है, 70 से ऊपर और 84 से नीचे, तो 84 वाला जो x का वैल्यू 160 ये हमारा Q3 हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास में Q1 Q2 Q3 आ गए। अब बाउले का कोफिशिएंट निकाल सकते हैं सीधा फॉर्मूले में पुट करके, Q3 + Q1 - 2m बटे Q3 - Q1। तो यहाँ फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देंगे Q3 Q1 और m की। तो ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास आ रहा है उत्तर 0.2 प्लस में, तो ये धनात्मक स्क्यूनेस या विषमता है, इसमें कितनी है, 0.2 के बराबर। और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन भी आप देख सकते हो, वो कितना आ रहा है, Q3 - Q1 बटे Q3 + Q1। तो उसके अंदर वैल्यूज़ पुट करी और हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिंपली कैलकुलेट किया है हमने, आंसर निकालने के लिए 160 - 135 और 160 + 135 तो 25 बटे 295 बराबर आ रहा है 0.08। तो ये हमारा क्वार्टाइल डेविएशन या चतुर्थक विचलन का गुणांक आ गया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वार्टाइल डेविएशन का सवाल, और उसमें स्क्यूनेस जो है उससे ज्ञात करनी है अपने को। तो ये जो स्क्यूनेस निकाला हुआ है, ये बाउले का कोफिशिएंट ही निकाला हुआ है वापस से। तो इसमें आपको बिलो 400, फिर 500 से बिलो, फिर 600 से बिलो, 700 से बिलो, 800 से 1200, 1100, इस तरीके से ये बिलो वाला है, से कम वाली बारंबारता है। तो इसको आप पहले फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600 ऐसे कर करके। और जो 1446 ये दी हुई है, और जो ऊपर जो अपने कॉलम दिया हुआ है वो CF ही दी हुई है। तो 1460 इस तरीके से 118, 194, 262, 324, 372, 394 और 400। तो ये प्रिंटिंग में थोड़ी गड़बड़ हो गई है, तो इसमें 2-2 संख्याएँ आ पाई हैं। तो अगर आप इनको 3-3 संख्याओं के रूप में लिखेंगे तो ये वापस से सही हो जाएगी। तो यहाँ पहले हमें मीडियन निकालनी है। मीडियन कैसे निकालते हैं, n/, इसमें जो वर्ग अंतराल वाला है तो इसमें फॉर्मूला लगेगा L1 + L2 - L1 बटे f × m - c। तो यहाँ m निकालने के लिए n/2 करेंगे, यानी कि टोटल जो फ्रीक्वेंसी का योग है 400, उसमें 2 का भाग दिया तो 200 आया, तो n/2 का वैल्यू या m का वैल्यू आ गया हमारे पास 200। और 200 कहाँ पे लाई कर रहा है, 194 से अधिक और 262 से कम, तो 262 वाला जो है वो वाला वर्ग आ जाएगा, यानी कि 600 से 700 वाला। तो इसमें ये जो L1 हो जाएगा 500 से 600 वाला आएगा इसमें, सॉरी, तो 500 L1 हो जाएगा, 600 - 500 L2 - L1 बटे f, इसकी बारंबारता आ रही है 58 गुणा 100 - 60c, इससे ऊपर वाली बारंबारता जस्ट CF में। तो वो हमारी इसमें कैलकुलेशन में पुटअप करेंगे तो QM आ जाएगा हमारा 708.82। और तो ये हमारा वैल्यूज़ निकल के आ रही हैं। 700 वाला जो है उसमें कैलकुलेट किया तो हमारा QM आ जाएगा 708.82। इसी तरीके से Q1 निकाल लेंगे और Q3 भी निकाल लेंगे। तो Q1 और Q3 निकालने के बाद हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन कोफिशिएंट निकाल लेंगे। M हमारे पास दिया हुआ है, और बाउले का कोफिशिएंट निकालना है तो Q3 + Q1 - 2m बटे Q3 - Q1 करेंगे। तो इस कैलकुलेशन को हम यूज करते हुए इसके आंसर प्राप्त कर लेंगे। तो ये सिंपल मेथडोलॉजी है बाउले का स्क्यूनेस कोफिशिएंट ज्ञात करने की। एक केवल आपको फॉर्मूला समझ में आना चाहिए, उसके बाद में आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जो केली का फॉर्मूला है वो भी सेम टू सेम इसी की तरह है, उसमें केवल डेसिमल या फिर डेसिमल्स निकालते हैं या परसेंटाइल निकालते हैं। तो वहाँ पे केवल परसेंटाइल और डेसिमल निकालने का फॉर्मूला ही अलग है, बाकी ये का यही सेम टू सेम प्रोसेस रहेगा। तो उसमें उसके लिए अलग से कोई फॉर्मूला या अलग से सवाल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसी से ही उसको समझा जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं चौथी विधि की, यानी कि स्क्यूनेस ज्ञात करने की चौथी विधि, जिनको मोमेंट्स या आघूर्ण कहा जाता है। तो मैकेनिक्स एक सिद्धांत है किसका, विज्ञान का। तो द टर्म मोमेंट इज यूज टू डिनोट द रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स। एक जो बल होता है उसके घूमते हुए प्रभाव को ज्ञात करता है मैकेनिक्स के अंदर मोमेंट।
द स्टैटिस्टिक्स इट इज़ यूज टू इंडिकेट पेक्यूलिनियरिटीज ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो वितरण होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसकी खास चीज़ों को इंडिकेट करता है। यूटिलिटी ऑफ मोमेंट्स लाइज इन द सेंस दैट दे इंडिकेट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ए गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत सारे तथ्यों को या विशेषताओं को बताता है। दस बाय यूजिंग मोमेंट्स वी कैन मेजर द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ ए सीरीज, डिस्पर्सन और वेरिएबिलिटी, स्क्यूनेस एंड पीकनेस ऑफ द कर्व। तो मोमेंट्स को यूज करते हुए हम उसके सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन और वेरिएबिलिटी, स्क्यूनेस और पीकनेस सभी को देख सकते हैं। द मोमेंट्स अबाउट द एक्चुअल अर्थमेटिक मीन आर डिनोटेड बाई म्यू, यानी कि उसके वास्तविक माध्य से लिए गए विचलनों को म्यू से डिनोट किया जाता है। इन्हें आगुण या मूवमेंट कहा जाता है। फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट मीन और सेंट्रल टेंडेंसी आर एज फॉलो, और जो शुरू के जो 4 मूवमेंट्स होते हैं μ1, μ2, μ3, μ4, इनको निम्न रूप में दिखाया जा सकता है। तो एक एक करके देखते हैं। जो फर्स्ट मूवमेंट होता है μ1, तो वो कैसे ज्ञात करते हैं? 1/n सिग्मा x माइनस एक्स बार। तो x माइनस एक्स बार करेंगे और उनका टोटल लेंगे और उनमें n का भाग देंगे, तो वो μ1 होता है। और ये हमेशा 0 के बराबर होता है। तो μ1 कितना होता है? हमेशा 0 के बराबर, क्योंकि किसी भी संख्याओं में से उसके माध्य को माइनस करके उनका योग लेने पर उनका योग 0 होता है और उसमें n का भाग देने पर भी 0 ही रहेगा। सेकेंड मोमेंट या सेकेंड आघूर्ण होता है, वो होता है μ2। वो कैसे ज्ञात किया जाता है? 1/n सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो पहले आपने x में से x बार माइनस किया, फिर जो आए उनका स्क्वायर किया और उनका टोटल लेके n का भाग दिया। तो ये क्या है? सिग्मा स्क्वायर के बराबर होगा। इसके अंडर रूट लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? SD, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का अंडर रूट हटा दें तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं वेरिएंस। थर्ड मोमेंट होता है μ3, जो कि होता है क्यूब के बराबर। तो 1/n सिग्मा x माइनस एक्स बार क्यूब है, होल का क्यूब। तो इसमें x माइनस एक्स बार का क्यूब किया, उसका योग किया और उसमें n का भाग दिया, तो वो थर्ड मोमेंट हो जाएगा। और फोर्थ मोमेंट होगा 1/n μ4 के रूप में 1/n और x माइनस एक्स बार का होल 4, यानी कि इसको x में से x बार माइनस किया और उसको 4 बार मतलब 4 बार गुणा किया और उनका टोटल लेके n का भाग देंगे, तो μ4 या फोर्थ मोमेंट हो जाएगा। अब अगर बात करें कि ग्रुप डेटा में जिसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है, तो उस केस में ये f जुड़ता जाएगा हर जगह। तो फर्स्ट मोमेंट में f से गुणा हो जाएगा x1 माइनस एक्स बार, और फिर उनका टोटल हो गया n का भाग देके μ1 ज्ञात हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट मोमेंट। सेकंड मोमेंट में भी f से गुणा कर देंगे x1 माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर को, और थर्ड मोमेंट में भी x1 माइनस एक्स बार के क्यूब को हम f से गुणा करके फिर टोटल लेंगे, फिर n का भाग देंगे, तो ये थर्ड मोमेंट μ3। इसी तरीके से μ4 में भी x माइनस एक्स बार का जो 4 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन है उसको f से गुणा करके फिर टोटल लेंगे और फिर n का भाग देके फोर्थ मोमेंट या चौथा आघूर्ण ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ देखते हैं कि इन आघूर्णों के क्या उपयोग होते हैं। तो 2 इम्पोर्टेंट कॉन्स्टेंट्स कैलकुलेटेड फ्रॉम μ2, μ3, μ4, यानी कि जो दूसरा, तीसरा और चौथा आघूर्ण है उसका उपयोग करते हुए 2 महत्वपूर्ण कांस्टेंट या स्थिरांक ज्ञात किए जाते हैं। पहला है β1 और दूसरा है β2। तो जो β1 ज्ञात होता है उसको किस रूप में दिखाया जाता है? β1 बराबर μ3 का स्क्वायर बटे μ2 का क्यूब, यानी कि जो थर्ड मोमेंट है उसका स्क्वायर करेंगे और उसमें भाग देंगे किसका? सेकेंड मोमेंट के क्यूब का। तो इसको कहते हैं β1। और β1 इज यूज टू मेजर द स्क्यूनेस, यानी कि जो β1 निकल के आ रहा है, जो ये वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, ये स्क्यूनेस को बताता है कि किसी डिस्ट्रीब्यूशन में स्क्यूनेस है अथवा नहीं। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वहाँ β1 का वैल्यू कितना आएगा? 0, यानी कि β1 0 हो जाए तो इसका मतलब वहाँ पे कोई स्क्यूनेस नहीं है। लेकिन यदि β1 का मान जो है स्क्यूनेस को मापने के टाइम में इसमें सीरियस लिमिटेशंस होती हैं, इसकी बहुत सारी सीमाएं होती हैं। β1 एज ए मेजर ऑफ स्क्यूनेस कैन नॉट टेल अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द स्क्यूनेस, दैट इज वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि इसकी दिशा के बारे में नहीं बता पाएगा ये β1, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दिस इज फॉर द सिंपल रीजन दैट μ3 बीइंग द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम द मीन मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट μ3 स्क्वायर में ऑलवेज भी पॉजिटिव। तो μ3 जो है नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन इसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, और μ2 जो है हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इन दोनों का रेशियो भी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा।
और अब इससे आगे की चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।